साथियों, हमारे लाइव आने का मकसद यही रहता है कि समसामयिक घटनाओं पर हम अपनी राय रख सकें आप सब लोगों के सामने। क्योंकि मीडिया तो लगभग पूरी तरह इस सत्ता पक्ष की गोद में बैठ चुकी है, उससे कोई बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। सत्य सामने नहीं आ पाता है। तो सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखते हैं सामने। और एक और मैं आप सबको सूचित करना चाहूँगा, हमारा एक YouTube चैनल भी है और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी के नाम से मैं उस पर लोड भी कर देता हूँ अपना ये वीडियो, ताकि और साथियों को जो इस समय नहीं देख पाते हैं बाद में उसको देख सकें। तो कि मेरा निवेदन होगा कि उसको भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बेल को भी दबा दें, ताकि हम जब भी कोई चीज़ लोड करें तो आप तक सुगमता से पहुंच सके। आज हमारे आने का मकसद यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी और ये पूरा सत्ता पक्ष बार बार कहता रहा है, कोरोना आपदा जो आई है ये संकट है, इसमें सबको मिलकर चलना पड़ेगा और हमारे निर्देशों का आप पालन कीजिए। तो शुरुआत में ही इन्होंने कहा कि महाभारत 19 दिन का हुआ था, ये उससे बड़ा संग्राम है, युद्ध है, और हम इसे 21 दिन में जीत लेंगे। हमें मालूम था। इसके पहले भी इन्होंने 100 दिन का समय मांगा था, उसके बाद 51 दिन का भी समय एक मुद्दे पर मांगा था नोटबंदी के लिए, तो मालूम था। लेकिन फिर भी हमने उन्हें प्रबल बहुमत से जिताया है, उनकी बात तो माननी पड़ेगी, उन पर विश्वास तो करना पड़ेगा जब तक विश्वासघात की पराकाष्ठा न हो जाए। लेकिन इस बार तो हमको लगता है कुछ पराकाष्ठा हुई है। जो विश्वास उनके ऊपर था उस विश्वास को उन्होंने तोड़ा है और अब तो चीजें छन के आ रही हैं। जब इनको मालूम था कि ये विश्व बैंक से कर्ज ले रहे हैं कोरोना आपदा से लड़ने के लिए, और उसकी शर्त है कि कम से कम 2 महीने आपको लॉकडाउन रखना होगा और उसके बाद कम से कम 4 महीने तक सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी होगी। तो आपने क्यों जनता को सूचित नहीं किया? और आज की तारीख तक भी आप झूठ बोल रहे हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि विपक्ष जवाब दे, वो क्या कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक गतिविधियों के लिए आप तो शुरू से आप राजनीति कर रहे हो। कोरोना को आप नहीं कहा, कोरोना संकट को, आपदा को अवसर के रूप में बदलिए, और आपने बदलना शुरू कर दिया। कोरोना के नाम पर आपने फंड इकट्ठा किया, कोरोना के नाम पर आपने पूरे देश का मनोविज्ञान टेस्ट करने की कोशिश की। हमारी धैर्यशीलता, हमारी सहनशीलता को आप लगातार टेस्ट करते जा रहे हैं। 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर मजदूर पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया, आपने तो साधन मुहैया नहीं कराया। और अब जब वो जहाँ पहुँच गया है वहाँ उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजी नहीं है। अब वो क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। अब वो जहाँ जहाँ पहुँचा है वो अपराध करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा, कुंठित होगा। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और रोज रोज आपकी ही मीडिया, आपके ही लोग बार बार यह भी बता रहे हैं कि हमारे सीमा पर तनाव पैदा हो गया है। तो आप भले चैन की सांस लें, लेकिन हमारा नागरिक इससे चिंतित होता है। सीमा पर तनाव का मतलब है कि कोरोना से भी बड़ी आपदा आने वाली है। और जाहिर सी बात है,
सीमा पर लड़ता तो हमारा सैनिक है और उन सैनिकों में हमारे ही गरीब मजदूर किसान के बेटे होते हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता होना स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ जब सीमा पर तनाव होगा, हमारा देश युद्ध की स्थिति में जाएगा, तो देशवासी बचे रहेंगे क्या उससे, उस तनाव से? तो बार बार आप तनाव दे रहे हैं। और उसके साथ कल हमने देखा कि आपके गृहमंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, कल उन्होंने चुनाव की रैली की भी शुरुआत कर दी बिहार में। बिहार में समीकरण बनाने में लग गए हैं, वहाँ वोट जुटाने में लग गए हैं। और कल उन्होंने जो चर्चा किया, बंगाल की चर्चा किया, बिहार की चर्चा किया, उन्होंने घोषणा किया कि हम 2/3 बहुमत से आने जा रहे हैं। सारी घोषणा आप ही कर लेंगे। ये जो एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला, जो दिल में घाव लिए और पाँव में फफोले और छाले लिए मजदूर हमारा पहुंचा है गांव में, और किसान जिन संकटों से जूझ रहा है अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, उद्योगपति जिन संकटों से जूझ रहा है, व्यापारी व्यवसायी जिन संकटों से जूझ रहा है, उस पर आपने कोई जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं किया। कि दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी राजनीति। और उसके बाद कहें कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। खैर, सच तो ये है जो बार बार हम सारे लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सबको जुटाओ, सबको एकत्र करो, सबके साथ बैठो, विपक्ष के साथ बैठो। हमारे यहाँ एक से एक अनुभवी अर्थशास्त्री हैं, हमारे यहाँ एक से एक अनुभवी रक्षाविद हैं, हमारे यहाँ एक से एक अनुभवी मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, अर्थशास्त्री हैं, उसके प्रबंधक हैं, समाजसेवी हैं। उनके साथ बैठ के मशवरा कीजिए और स्वीकार कीजिए। पहले आपको स्वीकार कर लेना होगा कि आप अक्षम हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो आपकी वैचारिकी है, जिस धारा का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें आप कुछ कर ही नहीं। इस लंपट पूंजीवादी धारा में इस संकट का कोई समाधान है ही नहीं। और अब तो हम बार बार कह रहे हैं, उस दिन 22 प्रमुख दलों, विपक्षी दलों की बैठक हुई, उन लोगों ने भी मांग किया था और हम भी कह रहे हैं कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक मर्यादा के भी अनुकूल है, हमारे संविधान की मांग भी है। और खास करके जब आपने पिछला बजट सत्र किया था, उसमें जो आपने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय ये स्थिति नहीं थी, ये कोरोना का संकट नहीं था, ये सीमा पर तनाव भी नहीं था। तो उस समय जो आपने बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट में जो आप प्राविधान किए थे, अब वो सारी चीजें पलट गई हैं, वो सारी चीजें उलट गई हैं, बदल गया है। सारा प्राविधान अब आपको फेल कर गया है। अब आपको बजट लेना पड़ेगा नए सिरे से। इस आपदा से निपटने का, इस आपदा के प्रबंधन के लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। 2 महीने 3 महीने बीतने जा रहे हैं और आगे भी बीतेगा। बिना संसद में बजट पास कराए आप किस तरीके से प्राविधान करोगे अपने यहाँ अर्थ का, अपने यहाँ वित्त का निर्धारण आप कैसे करोगे? आपने तो घोषणा कर दिया, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज आपने घोषित कर दिया और उसके लिए वित्त मंत्री को आपने लगा दिया। 5 दिन में 5 बार आकर के आपके वित्त मंत्री समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जैसे आदमी को तो समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके का वित्तीय प्रबंधन करना चाहती हैं। अपने यहाँ जो श्रमिक आए हैं बाहर से बेरोजगार होकर के, उनके हाथों को किस तरीके से काम देंगी। गांव-गांव में आज की तारीख में हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजमेंट के लोग, मजदूर, स्किल मजदूर, ये सारे तरह के लोग इकट्ठा हुए हैं गांव में। उनको उनके अनुरूप काम देना पड़ेगा। आपने व्यवस्था कर दिया, मनरेगा में काम देंगे, मिनिमम 100 दिन का काम देंगे। मनरेगा में तो मिट्टी खुदाई का काम होता है, वो आपका
सीनियर प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, आपके यहाँ वरिष्ठ अभियंता, आपके यहाँ ये वरिष्ठ सारे लोग मिट्टी खोदेंगे। अरे उनका सही उपयोग कीजिए। फिलहाल तो मजबूरी है, आप जहाँ लगाओगे और लग जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। उनके लिए आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी और उनका आप सही उपयोग करेंगे तो हम देश में एक नए तरीके के रचनात्मक प्रक्रिया में हम जा सकते हैं और देश को हम एक नई ऊंचाई भी दे सकते हैं। क्योंकि अब ये समय आ गया है कि हम फिर अपने उस समाजवादी व्यवस्था को लागू करें जिसके तहत एक हमारी स्वतंत्र जो गांव की इकाई हुआ करती थी, हम वहां से अर्थशास्त्र को नियंत्रित करें, हम वहां से अपने विकास की पद्धति को नियंत्रित करें। इसके लिए भी जरूरी है कि आप संसद का सत्र बुलाएं और संसद के सामने मतलब देश के सामने आप एक ब्लूप्रिंट रखें कि आपने धन की कैसे व्यवस्था की, वित्त की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, जो आप विश्व बैंक से कर्ज लेके आए हैं, लोन लेके आए हैं, उसकी भी आप वहां घोषणा कीजिए। और साथ में देश के लोगों ने जिस तरीके से आपकी मदद की है, आपके व्यक्तिगत पीएम केयर फंड में जो पैसे आए हैं उसकी भी आप घोषणा कीजिए, कितना पैसा आया, कहां से पैसा आया। और उसके बाद जो आप अपने राजकोष से जो धन आपने ट्रांसफर किया है, पूंजी ट्रांसफर की है अपने खाते में कोरोना राहत के नाम पर, उसकी भी आप घोषणा कीजिए कि वो व्यवस्था कितनी हुई है। और इन सारे फंड को फिर लेकर के एक साथ आप बताइए, देश जानना चाहता है कि आपके पास कितनी वित्तीय व्यवस्था हो गई है और आप उस वित्तीय व्यवस्था से किस तरीके का आप प्रबंधन करना चाहते हैं या प्रबंधन करने की आपकी रणनीति क्या है। और अगर वहां से यह तय होता है कि नहीं, आपकी सरकार, आपकी मशीनरी सक्षम है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका बहुमत है तो आप वहां बता लेंगे कि नहीं आप सक्षम हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चर्चा कीजिए और दिल खोल करके आह्वान कीजिए लोगों का। ये देश बहुत उदार देश है, यह देश परम देशभक्त देश है, देशभक्त देश प्रेमियों से भरा हुआ है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। सब लोग एकजुट से देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं और देश के विकास के लिए भी एक नई रोशनी लेकर के आने वाले लोग हैं। और खास करके जो स्थिति है आज की, फिर नए सिरे से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना होगा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। कृषि क्षेत्र में किस तरीके से हम रोजगार सृजित कर सकते हैं, इसके बारे में हमें रणनीति बनानी होगी। कृषि क्षेत्र में हमारा मुर्गी पालन है, हमारा पशुपालन है, हमारा मछली पालन है, हमारे काष्ठ उद्योग हैं, हमारे बांस के उद्योग हैं, या कृषिजन्य बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जिनको हम कुटीर उद्योगों के माध्यम से और कुछ बड़ी इकाइयां भी हम वहां स्थापित कर सकते हैं। गांव में कृषि आधारित इकाइयां हम स्थापित कर सकते हैं और उसमें हम पर्याप्त जो हमारे संसाधन वहां उपलब्ध हुए हैं, मैनेजमेंट के लोग उपलब्ध हुए हैं, इंजीनियर्स उपलब्ध हुए हैं, उसमें तरह तरह के इंजीनियर्स, तरह तरह की मेधाएं हमारी इकट्ठा हुई हैं गाँव में। सिविल की हैं, कंप्यूटर साइंस की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, केमिकल की हैं, मैकेनिकल की हैं, बहुत अपार संपदा आ गई है इस समय हमारे गाँव में। और वो जाहिर सी बात है कि वो लोग फिलहाल पुनः वापस जाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि कैसे जाएंगे। आपके यहाँ जो उद्योग धंधे चल रहे थे वो उद्योग धंधे बंद होते जा रहे हैं। नमूना आपने देखा कि 70 सालों से लगातार अनवरत चलने वाला एक छत्र एकाधिकार वाला साइकिल का जो हमारा उद्योग था, एटलस लिमिटेड, जो गाजियाबाद में स्थित था, उसने ताला बंद कर दिया अपने यहाँ। और ये मीठे मीठे सपने दिखाना बंद कीजिए कि चीन से 400 कंपनियां आकर के आपके यहाँ लगा देंगी उद्योग। ये मीठे मीठे सपने दिखाना बंद कीजिए, यथार्थ की धरातल पर आइए। आप क्या कर सकते हैं, आप उद्योग लगाने में कौन से मदद करेंगे, या आप कौन सा उद्योग लगाने जा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के आप कौन सा उद्योग लगाने जा रहे हैं। और अगर हो सके तो यह भी बताइए
कि अपने यहाँ के जो चलते हुए उद्योग हैं, जो हमारी चलती हुई इकाइयाँ हैं, जो हमारे वो सारे सेक्टर के लोग हैं, बैंक है, रेल है और बीएसएनएल है, इन सारी चीज़ों को आप क्यों बेच रहे हैं? क्यों आप बार बार उनको बेचने पर आमादा है? अगर आप बेच रहे हैं तो आप बता दीजिए कि आप नहीं चला सकते हो। आप नहीं चला सकते हो तो आप हवाले कर दो, मजदूर यूनियन के हवाले कर दो, उन इकाई के लोगों के हवाले कर दो। देखो वो लोग चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, देखो हम चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं। लेकिन ऐसे एकाएक इन इकाइयों को बेच देना, इन इकाइयों को औने पौने दाम पर अपने दोस्तों के हाथों में सौंप देना, ये अच्छी बात नहीं है। बड़ी मेहनत से इन इकाइयों को लगाया गया था। पंडित नेहरू की देन थी, एक समाजवादी धारा के तहत उन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। उसके तहत सार्वजनिक उपक्रम भी थे, व्यक्तिगत उपक्रम भी थे, उन सारे लोगों को मिला जुला करके, और उस समय एक कल्पना की गई थी, पंचवर्षीय योजना उन्होंने बनाई। पंचवर्षीय योजना के तहत उनका यह था कि हम धीरे धीरे इन सारी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे, सरकारी उपक्रमों में हम बदल देंगे इन लोगों को, और या अगर सरकारी उपक्रम सक्षम नहीं होंगे तब फिर हम देखेंगे, पूंजीपतियों के हवाले करेंगे इसको। लेकिन नहीं, आप अपने सारे लाभ के उपक्रमों को आप बेच रहे हैं। यह और शर्मनाक बात है। जाहिर सी बात है, जो पूंजीपति आएगा तो नुकसान सहने के लिए नहीं आएगा। पूंजीपति जैसे ही कोई उद्योग लगाएगा या जैसे ही कोई इकाई खरीदेगा, उसे तत्काल उसमें से लाभ चाहिए। और पूंजीपतियों के लाभ के लिए आप जिस तरीके से श्रम कानूनों में आप ढील दे रहे हैं या उसे खत्म कर रहे हैं, मजदूरों के अधिकारों को आप खत्म कर रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के अधिकारों को आप खत्म कर रहे हैं, क्या देश में अधिकारों को खत्म करने से आप विकास कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। विचार कीजिए, संसद को बुलाइए और उसमें विचार कीजिए, उसमें विमर्श कीजिए, देश को बताइए कि आप यहाँ पर किस तरीके से रोजगार सृजित करने जा रहे हैं। हमको हर हाथ को काम देना होगा। हमें अपने उद्योगों से, हमें अपने विभागों से छटनी नहीं करनी होगी, उसमें काम देना होगा। उसमें भले ही आपको फिजूल का ही काम लगता हो, काम देना होगा और सबके आय सुनिश्चित करने होंगे। जब सबके आय सुनिश्चित होंगे तो ये लोग बाजार में निकलेंगे, ये लोग बाजार में खर्च करेंगे और बाजार में एक उत्सव का माहौल बनेगा। और यह जो उत्सव का माहौल बनता है, जब आदान प्रदान शुरू होगा, तब देश की विकास रफ्तार आगे बढ़ेगी। और नहीं तो यह कोरोना तो तोड़ दिया है। ये 3 महीने का लॉकडाउन पूरे देश को तोड़ दिया है। एक दिन हड़ताल हो जाए करती तो हाहाकार मच जाता था, और आज की तारीख में 3 महीने से सारी चीजें ठप हैं और आगे भी 4 महीने तक ठप रहनी है। आप इस बात को बताएं न बताएं, आप अगर नहीं बताते हैं तो आप जनता के साथ आज की तारीख में भी विश्वासघात कर रहे हैं। बताइए जनता को, जो भी चीजें हकीकत बताइए। जनता उस तरीके से मानसिक अपनी तैयारी करती है, उससे जूझने के लिए तैयारी करती है, और तैयार है, जनता तैयार है उससे जूझने के लिए, और जनता तैयार है विकास में योगदान देने के लिए देश की। लेकिन आप बताओ तो सही, आप सही बात तो बताओ। अब तो आप चुनावी तैयारी में लग गए। आपको आपदा से ग्रस्त मजदूरों की मदद के लिए आपके पास पैसा नहीं था, सत्ता के पास पैसा नहीं था, पार्टी के पास पैसा नहीं था। ये कल कहां से इतना पैसा आ गया? 200 करोड़ रुपए आप खाली तैयारी में लगा दिए, अपनी डिजिटल रैली की तैयारी में लगा दिए। पार्टी का दायित्व नहीं बनता था। आम आदमी सड़क पर उतर करके, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारे राजनीतिक दलों के लोग, सारे सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके इन मजदूरों की सेवा में लगे हुए थे, उनका सहयोग कर रहे थे। या जो भी लोग बंद हैं घरों में, जिनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे थे, उनके यहाँ भोजन का प्रबंध करने में लगे हुए थे। और आप कोरा बाकस, कोरा बकवास, मन की बात आप कर रहे हैं खाली। आपकी मन की बात अब सुनने का समय नहीं है। अब आप काम की बात कीजिए,
और काम की बात अब संसद में होगी। संसद को बुलाइए, संसद में बैठिए, संसद में विमर्श कीजिए, संसद में जवाब दीजिए कि आपने किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन किया। जो आप विश्व बैंक से लोन लेके आए हैं 1 लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख डॉलर का, उसका आप कहाँ निवेश किए, उसकी आप कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि वो तो लौटाना पड़ेगा, हमें, हमारे देश के नागरिकों को लौटाना पड़ेगा, सूद ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। तो हमें जानने का हक है और हमें जानना, हमें बताना आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी फंड आपके पास इकट्ठा हुआ है कोरोना के नाम पर, वो कितना है, कहाँ से आया और आप उनका किस तरीके से वितरण कर रहे हैं लोगों में, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हर हाथ को रोजगार देने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कृषि क्षेत्रों के लिए आप क्या कर रहे हैं? इस प्रवासी मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? पूरे भाषण से नहीं चलेगा। और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे। असली चीज है कि आप इस आपदा का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसके ऊपर चुनाव लड़ा जाना होगा, इसके ऊपर चुनाव लड़िए। ये लफाजी करके चुनाव लड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। और हमारा निवेदन है सारे लोगों से और खास करके बिहार के लोगों से कि एकजुट होइए। इस लंपट पूंजीवाद के खिलाफ समाजवाद केंद्रित मोर्चा वहां बनाना ही होगा। जो 2-4 दलों का अगर आप गठबंधन वहां कर लेते हैं तो उससे आप इस लंपट पूंजीवादियों से आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वहां धुरी बननी होगी, वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को धुरी बननी होगी, वहां समाजवाद आधारित सारे वैचारिक लोगों को वहां धुरी बननी पड़ेगी, सारे कार्यकर्ताओं को वहां धुरी बननी पड़ेगी। और समाजवाद को केंद्र में रख करके जब आप एक मजबूत मुहिम वहां शुरू करेंगे, वहां पढ़ा लिखा नेतृत्व देना होगा, वहां वैज्ञानिक नेतृत्व देना होगा। अब जात पात के खाके में ये चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो आप फिर हार जाओगे और फिर यह लंपट पूंजीवाद जीत जाएगा। ये लंपट लोग जीत जाएंगे क्योंकि इनके पास बड़ा छल बड़ी माया है इनके पास। कल 72,000 लेड स्क्रीन खाली लगाया गया, बिहार में खरीदा गया। कहां से पैसा आ रहा है? ये सब हमारे आपकी जेब से पैसा लूट करके ये लोग केवल और केवल राजनीति करते हैं, केवल चुनावी राजनीति करते हैं। उसके बाद कम पड़ेगा तो विधायकों को खरीदेंगे और न जाने क्या क्या कुकर्म करेंगे ये लोग। उससे लड़ने के लिए एक मजबूत वैचारिकी के साथ समाजवाद केंद्रित मोर्चा बनाइए। और मेरा निवेदन है वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हमारा निवेदन है, हमारा निवेदन राष्ट्रीय जनता दल से है, हमारा निवेदन कांग्रेस से है और हमारा निवेदन उन सारे छोटे मोटे दलों से है जो इनके कुकर्मों से परिचित हैं, जो इनके कुप्रयासों से परिचित हैं, जो इनकी इन हरकतों से परिचित हैं। इसके खिलाफ एकजुट हों और एकजुट होने के लिए अगर समाज के हित में अपना कुछ त्याग भी करना पड़े, अपना बलिदान भी करना पड़े, तो हम सब लोगों को करना चाहिए क्योंकि अब फिर राजनीति का दौर शुरू हो गया। इन्होंने तो कह दिया कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। 21 दिन में तो आप हराने जा रहे थे और जीना सीख लीजिए मतलब आप बोलिए कि आपने सरेंडर कर दिया, आप नहीं लड़ पा रहे हैं, आप नोटबंदी से नहीं लड़ पाए, आप जीएसटी से नहीं लड़ पाए, आप कश्मीर में 370 हटा करके आप वहां के लोगों को कैद करके भी वहां की स्थिति परिस्थिति से आप नहीं निपट पाए। इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप अक्षम हैं, अपनी अक्षमता को आप स्वीकार कीजिए और ये जो झूठी दंभ भरते हैं इससे निजात पाइए। यथार्थ की धरातल पर खड़े होइए और ये मानिए कि आप अक्षम हैं और आपको कहीं किसी प्रदेश में, देश के किसी भाग में आपको सत्ता पर दागीदारी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन यह लोकतंत्र है, आप करना हो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।